सो अप टू द लास्ट लेक्चर हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट करे थे. वी हैड डन वेब 4.0, वी हैड डन वेब 3.0, फिर BYOD किया, ग्रीन आईटी का कॉन्सेप्ट किया. आज एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट करेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स. क्या इसके बारे में कभी पढ़ा है आपने? हैव यू एवर हर्ड सर, अबाउट? हाँ बोलिए. मॉड्यूल में वेब 5.0 का भी दिया था। यस यस, हम कराएंगे उसको. डोंट वरी. ओके सर। तो बात करेंगे पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में. तो बताइए, क्या पता है आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में? लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स? कुछ आइडिया है क्या? आपने कभी इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना है? यस, एनीवन? हाँ सर। कुछ भी आइडिया कि या इसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसा कुछ आइडिया है आपको? एनीबडी? अच्छा चलिए, कुछ एग्जांपल्स आपको पूछूंगा. क्या आपको होम ऑटोमेशन के बारे में पता है? होम होम ऑटोमेशन के कई वीडियोस आपने यूट्यूब पर भी देखे होंगे और कुछ यहाँ वहाँ भी कुछ चीज़ें आपने जो है, हो सकता है कि किसी के घर में एक्टिवेटेड भी हो होम ऑटोमेशन एंड ऑल. तो बेसिकली क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज नथिंग बट वी आर यूजिंग इंटरनेट एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सो दैट, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ, वी आर यूजिंग इंटरनेट एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सो दैट different non-living smart devices can communicate with each other. Different non-living smart devices can communicate with each other. कैसे? देखिए, अब हो सकता है कि आप मुंबई में रह रहे हो, है ना, आप रह रहे हो चर्च गेट साइड, आपका ऑफिस है, लेकिन आपका जो घर है वो शारदा क्रूज या इधर बहुत ज़्यादा आगे है, मतलब काफ़ी दूर पर है. और आप जब ऑफिस से आ रहे हो, आपको चाहिए कि यार मेरे घर का माहौल जो है वो बहुत ही बढ़िया सा हो जाए, मैं जाऊँ तब तक घर में एसी वगैरह सब कुछ ऑन हो जाए. इसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है होम ऑटोमेशन में. क्या ऑप्शन होता है कि आप एक मोबाइल ऐप से अपने घर के सारे अप्लायंसेस को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो. लेकिन जब आप उसको कंट्रोल करते हो तो बेसिकली वो कॉमन ब्रिज कौन सा है कि जहाँ से आप इंस्ट्रक्शन को भेजोगे और उस डिवाइस को इंस्ट्रक्शन मिलेगी. दैट कॉमन ब्रिज इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट. बिकॉज इंटरनेट इज अ जायंट नेटवर्क. हम इसको पॉपुलरली कहते हैं इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. क्या कहते हैं हम इसको? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. ये इतना फैला हुआ है. सो लोगों ने सोचा कि क्यों ना यार इसको यूज़ किया जाए कि हम किसी भी डिवाइस को कहीं से भी कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा. जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऑफिस में थे, आपको पता था कि यार मेरे बेडरूम का जो एसी है ना वो ऑन हो जाना चाहिए ताकि जब मैं घर पहुंचूं तो एक अच्छा सा माहौल बेडरूम में बना रहे. तो अब जब ऑफिस से निकले, आपने वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दिया, अपने एसी को यहीं से ऑन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपके घर में यहाँ पर एसी ऑन हो गया. ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज आपका इंस्ट्रक्शन इंटरनेट से गया, आपका एसी भी इंटरनेट से कनेक्टेड है और उस एसी में एक सेंसर लगा हुआ है जो आपके इंस्ट्रक्शन को कैच करता है और ऑटोमेटिकली एसी वहाँ पर ऑन हो जाता है. ये तो एग्जाम्पल हो गया बेटा होम ऑटोमेशन का. ऐसे पता नहीं कितने और एग्जाम्पल है. ऑफिस अप्लायंसेस में भी इसका इस्तेमाल होता है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. फिर से बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है, बेसिकली दो नॉन लिविंग चीज़ों में हम सेंसर्स लगाते हैं और दोनों ही इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और ये एक दूसरे से बात करते हैं इंटरनेट के जरिए. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आपको देंगे तो और भी क्लैरिटी आपको आएगी. फरारी का एग्जाम्पल देंगे आपको, एंड दिस इज़ अ ट्रू केस, मतलब ये ऐसा एक्चुअली होता है. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ दिस थिंग. आप में से कितने लोगों को फरारी के या आपने रियल लाइफ में देखी है कभी? हाउ मेनी ऑफ यू रियली हैव सीन दिस कार इन योर रियल लाइफ? क्या आपने कभी इसको देखा है? कोई बच्चा है कि भैया हाँ हमने देखा हुआ है ऐसे? यस, एनीवन? चलिए, कोई बात नहीं. लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल. आईओटी का एग्जाम्पल लेंगे. अब देखिए यहाँ पर जो है, तनिष ने कार परचेज करी, फरारी कार परचेज करी, वो बन गया सीए, बहुत बढ़िया. तो उसको बहुत अच्छी जो है, उसने बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस स्टार्ट किया, खूब पैसा कमाया और उसने एक फरारी ले ली, है ना. और अब क्या होता है, ये ऑब्वियसली ये किसी फैक्ट्री में बनी हुई है, ये किसी फैक्ट्री में बनी हुई है. अब फरारी वाले जो है ये नॉर्मल कार नहीं बनाते. इन्होंने क्या करा, अपने कार में एक छोटा सा सेंसर लगा दिया. अगर आपको दिख रहा है वो सेंसर, ये देखिए, फरारी पर ध्यान देना है आपको. इसके अंदर एक सेंसर नहीं, बहुत सारे सेंसर होते हैं, लेकिन मैं एक सेंसर का एग्जांपल लूंगा. ये सेंसर जो है, इसका काम है कि फरारी का जो इंजन है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसे इंटरनेट पर डाल देना. ये जो सेंसर है जो उस गाड़ी में लगा हुआ है, उसका काम क्या है,
जो इंजन है गाड़ी का उसका पूरा इंफॉर्मेशन लेना, पेट्रोल लेवल कितना है, ऑयल लेवल कितना है, इंजन की लाइफ कैसी है, आपका जो एसी है उसका जो कूलेंट है उसका लेवल कैसा है, गाड़ी के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स है उसका लाइफ कैसा चल रहा है, इट इज़ गुड और बैड, ये सारी इंफॉर्मेशन उस सेंसर पर आ जाती है। दूसरी तरफ ऐसा ही एक मैचिंग सेंसर फेरारी के फैक्ट्री में लगा हुआ है, मतलब फैक्ट्री के सर्वर में लगा हुआ है। अब होता क्या है कि ये दोनों ही सेंसर, फरारी के फैक्ट्री में भी इंटरनेट है और फरारी भी इंटरनेट से जुड़ी हुई है। अब बोलो कि सर इंडिया में इतना इंटरनेट नहीं है, बेटे ये गाड़ी नॉर्मली आपको इंडिया में कहीं कहीं पर देखने मिलेगी। हम एग्जांपल ले रहे कि तनिष्क इंडिया में रहता ही नहीं, वो यूएस रहता है जहाँ पर इंटरनेट बहुत ईजीली और अच्छा लेवल पर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये कार में भी इंटरनेट लगा हुआ है और फैक्ट्री में भी इंटरनेट लगा हुआ है। तो बेसिकली कार की जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये जो गाड़ी की हालत है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो ये सेंसर इंटरनेट के थ्रू ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम पर फैक्ट्री पर जाती है। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल कि तनिष्क अपने गाड़ी के साथ कहीं पर पिकनिक गया है ना, और उसको फरारी के साइड से मैसेज आता है, मतलब फरारी के फैक्ट्री से तनिष्क को मैसेज आता है कि आपके गाड़ी का ऑयल लेवल थोड़ा कम है, तो आगे चल के कहीं पर इसको ठीक करवा लो। तनिष्क कहता है यार ये कैसे, मतलब फरारी वाले को कैसे पता चल गया कि मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ, और वो कैसे पता कि मेरे गाड़ी का ऑयल लेवल कम हो चुका है। तो यहाँ पर तनिष्क के गाड़ी ने ही फरारी के फैक्ट्री को बताया है कि भैया गाड़ी का ऑयल लेवल कम हो गया है। वो कैसे पता चला? वो जो वहाँ पर सेंसर लगा है वो गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है और इंटरनेट के थ्रू वो घूम के कौन से सर्वर पर आ रही है, इस फैक्ट्री के सर्वर पर आ रही है। सो फैक्ट्री में बैठे हुए जो लोग हैं उनको पता चल रहा है कि एक फलाना जो गाड़ी है जो हमने सेल करी है उसका ऑयल लेवल अभी ठीक नहीं है, तो लेट अस मैसेज द कस्टमर कि भैया अपना ऑयल लेवल तुम ठीक करवा लो। तो देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ये बहुत ही क्लासिक सा एग्जांपल है कि टू नॉन लिविंग थिंग्स आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट एंड दे आर कम्युनिकेटिंग यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसर। इसी को कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो नॉन लिविंग स्मार्ट थिंग्स है उसमें हम सेंसर्स लगा देंगे और उनको इंटरनेट से जोड़ देंगे ताकि वो एक दूसरे से डेटा को कम्युनिकेट कर सके एक जगह से दूसरी जगह पर। टेल मी नाउ, डिड यू अंडरस्टैंड द एग्जांपल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स? इसमें कोई दिक्कत है? तो इस लेवल की जो गाड़ियां बनी बेटा, इसीलिए इनकी प्राइस इतनी होती है। बात समझ रहे हो? इनमें वो टेक्नोलॉजी होती है इसीलिए प्राइस होती है। अपनी नॉर्मली मारुति 800, मारुति ऑल्टो, अरे उसको सेंसर छोड़ो, कुछ होता भी नहीं है उसमें। ये इसकी प्राइस इसीलिए बिकॉज ये टेक्नोलॉजी इतनी इसमें मिलती है और इस लेवल की कस्टमर सर्विस आपको मिलती है। मतलब आपको पता ना चले लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी को मेंटेन वो फैक्ट्री में बैठकर आपको बता देंगे कि आपकी गाड़ी में क्या दिक्कत है। कैसे पता चलेगा? गाड़ी में इतने सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। सो दैट इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ व्हाट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब जरा आईओटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमको पढ़ना है, तो जरा इनको हम पढ़ते हैं कि बेसिकली आईओटी में क्या क्या आता है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। फर्स्ट पॉइंट, जायंट नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस। विच डिवाइसेस? ऑल द स्मार्ट डिवाइसेस। आपका लैपटॉप भी इसमें आता है, कंप्यूटर इसमें आता है, आपका स्मार्टफोन आता है, कई सारे स्मार्ट डिवाइसेस है। मतलब जैसे आपका स्मार्ट वॉच भी इसमें आता है, बहुत सारे आपके एयरबड्स भी इसमें आते हैं, आपके सारे जो होम अप्लायंसेस है वही इसमें आता है। तो दिस इज अ जायंट नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस। दिस डिवाइसेस गैदर एंड शेयर डेटा अबाउट हाउ दे आर यूज्ड। डेटा कैसे शेयर करते हैं? अगर आपको याद है हमने आपको अभी दिखाया, इंटरनेट पर वो डेटा ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। ऑल दिस इज डन बाय यूजिंग सेंसर्स। These sensors are present in physical devices. They continuously emit data on network. गाड़ी में सेंसर लगा था, वहां से डेटा निकल करके फैक्ट्री में चला गया और जैसे ही फैक्ट्री में पता चला तो फैक्ट्री के लोगों ने वहां पर क्या कर लिया? एक्शन ले लिया। अगर ये नहीं होता तो हो सकता था कि पिकनिक के बीच वहां पर तनिष्क की पिकनिक तो बाजू में रह जाती, उसे वहां पर गाड़ी को मेंटेन करने के लिए कहीं वो अटक जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज इंटरनेट ऑफ थिंग्स वॉज अवेलेबल आउट देयर. This data is made available via network to other devices and thus immediate and efficient decision making takes place. गाड़ी से डेटा निकल करके फैक्ट्री में गया और इसीलिए फैक्ट्री के लोगों ने तुरंत इस पर एक्शन लेकर तनिष्क को जो है वो इंटीमेट कर दिया, भैया तुम्हारे गाड़ी का जो है वो ऑयल लेवल कम है तो जाके उसको ठीक करवा लो, इसके पहले कि गाड़ी कहीं पर बंद पड़ जाए. नाउ यू टेल मी, डू यू नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स? क्लैरिटी आ गई आपको कॉन्सेप्ट के बारे में कि आईओटी क्या होता है? Yes, sir. एवरीवन, नाउ डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आईओटी? Yes. सी अंडरस्टैंड, आई विल रिकमेंड दैट आप क्या करो, स्टिकी नोट्स लेकर आपने बैठना है. नोट्स है, मॉड्यूल है, कोई फर्क नहीं पड़ता.
ये एग्जाम्पल्स आप लिखा करो वहाँ पर, मतलब ये जो फरारी का हमने आपको एग्जाम्पल दिया, ये जो भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ वो छोटे ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के लिखा करो। सर इसका फ़ायदा क्या होगा, जब एग्जामिनेशन के टाइम पे आप रिवीजन करोगे तो उस टाइम पे मैं तो नहीं रहूँगा आपके साथ, हो सकता है कि यूट्यूब के थ्रू हम आपकी जो है वो रिवीजन करवा रहे हैं, हम आपके बहुत सारे एमसीक्यू भी कराएंगे, वो तो हम लोग करवाएंगे ही, लेकिन सेल्फ स्टडी भी कोई चीज़ होती है। तो सेल्फ स्टडी के केस में ये जो एग्जाम्पल्स है बेटा, ये आपके सामने स्टिकी नोट्स पर रहेंगे, तो आपको वो सब्जेक्ट लाइवली लगेगा, आपको सब्जेक्ट तुरंत समझ में आएगा। बिकॉज आज तो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, इमेजिन करो 6 महीना बाद आपको याद रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। तो इट्स बेटर यू राइट इट डाउन, फटाफट फटाफट अपने छोटे छोटे एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लेना है, बड़ा डिटेल में नहीं लिखना है, सिर्फ एग्जाम्पल को नोट डाउन करके स्टिकी नोट करके अपने नोट्स पर लगा देना है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा बढ़िया से आपका सिलेबस कवर होता है और आपके साथ वो सारे एग्जाम्पल रहते हैं जो आपने क्लास में सीखे थे। अब बारी आती है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमको सीखना क्या है। तो हमको बेसिकली यहाँ पर दो आंसर करना है। सबसे पहले, व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है। अभी तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इसलिए मैंने इसको डिटेल में एग्जाम्पल नहीं लिया, बिकॉज ऑलरेडी आपके सिलेबस में बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो उन्हीं को हम पकड़ कर आगे चलेंगे। और जो दूसरा आंसर हमको इसमें करना है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क अंडर आईओटी। तो ये दो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन एरियाज ऑफ आईओटी। इसमें काफ़ी सारे मूवीज़ के एग्जांपल हमको लेना पड़ेगा, बिकॉज मूवीज़ में ये सारी चीज़ें बेटा दिखाई जाती है, और इंडियन मूवीज़ के कम होंगे, बिकॉज अपनी इंडिया की मूवी आप जानते हो कैसे होती है, कुछ कुछ तो बहुत बढ़िया होती है, लेकिन कुछ कुछ तो क्या ही कहना। सबसे पहला एप्लीकेशन एरिया कौन सा है, होम अप्लायंसेस। होम अप्लायंसेस में कैसा, इमेजिन करो आपके घर में अपनी सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। ऐसा होता है क्या कि आप ऑफिस में बैठे हो, लेकिन आपके सीसीटीवी कैमरा का जो रिकॉर्डिंग है, उसका फुटेज जो है वो आपको आपके मोबाइल पे दिख रहा है, बट लेकिन आप ऑफिस में हो और आपका घर पता नहीं आपके ऑफिस से कितने किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी आपको ये सब कुछ दिखाई देता है। कैसे हो रहा है ये मॉनिटरिंग कैसे पॉसिबल है, जस्ट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ आईओटी। तो बेसिकली होता क्या है, जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज है वो एक सर्वर पर लोड होता है, जहाँ पर उसका मेन स्टेशन है, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर डाली जाती है। वो इंटरनेट तुम्हारे मोबाइल में भी आता है, और तुमको अपने मोबाइल में केवल एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, और उस एप्लीकेशन को ऑन करने से तुम्हारे घर के जो सारे सीसीटीवी के फुटेज है उसका लाइव रिकॉर्डिंग तुम अपने मोबाइल पर देख सकते हो। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो एक हो गया कि होम अप्लायंसेस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे होम अप्लायंसेस में होता है बेटे, वैसे ऑफिस मशीन्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो कैसे, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर्स शैल बी एबल टू सी हाउ मेनी पीपल हैव हैड अ कप ऑफ कॉफी फ्रॉम द वेंडिंग मशीन एंड हाउ मेनी पीपल आर प्रेजेंट। अगर एक कंपनी है जिसमें लाखों लोग एक साथ काम करते हैं, तो उस केस में एचआर मैनेजर को ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा बंदा आज आया था या नहीं आया था। तो बेसिकली क्या करेंगे, जो उस कंपनी का कैफेटेरिया होता है, उस कैफेटेरिया में कॉफ़ी वेंडिंग मशीन होती है, उस कॉफ़ी वेंडिंग मशीन के जो ग्लास होता है, तो जहाँ पर अगर आपने कॉफ़ी वेंडिंग मशीन को देखा होगा, चलिए आपको दिखाते हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉफ़ी वेंडिंग मशीन, थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा आपने। यस सर। हाँ, ये देखिए, ये होती बेटे कॉफ़ी वेंडिंग मशीन। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो ये कॉफ़ी वेंडिंग मशीन में बेसिकली क्या होता है, ज़रा इधर देखने का ट्राई कीजिए। इस इमेज में यहाँ से ऊपर कॉफ़ी बनकर नीचे आएगी और यहाँ पर आप ग्लास रख दोगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेंसर रखेंगे, यहाँ पर हम एक सेंसर लगा देंगे कि जितने ग्लास लोगों ने यहाँ से भरे हैं, तो इससे हमको अंदाज़ा आ जाएगा कि आज ऑफिस में कितने लोग प्रेजेंट हैं। बिकॉज अगर आपको फ्री में कॉफ़ी मिल रही है ऑफिस में, तो लोग इतनी कॉफ़ी पीते कि बता नहीं सकते कितनी कॉफ़ी पी रहे। मतलब जब कोई चीज़ फ्री में मिलती तो लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको यूज़ करते हैं। तो इस कॉफ़ी वेंडिंग मशीन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, नॉट परफेक्ट, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने % लोग ऑफिस में प्रेजेंट है। तो देखिए, ऑफिस अप्लायंसेस में भी हम जो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जाकर फिजिकली ग्लास काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉफ़ी वेंडिंग मशीन के नीचे सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर डेटा इंटरनेट पर डाल देगा, और जो ऑफिस का एचआर मैनेजर है वो इंटरनेट से अपने सॉफ्टवेयर में सब कुछ डेटा को देख सकता है कि आज एक दिन में कितने ग्लास जो है वो भरे हुए कॉफ़ी के। तो उससे उसको अंदाज़ा आता है कि कितने लोग ऑफिस में मौजूद है। अब आप बोलोगे सर हो सकता है ना कि एक बंदा 5-5 बार कॉफ़ी पी ले, ठीक है ना, मैंने इसलिए बोला कि इट इज़ नॉट एक्यूरेट, बट इट इज़ अ बिग व्हाट वी कैन से, एक मोटा मोटी हमको अंदाज़ आता है, जजमेंट हमको आएगा कि कितने लोग जो है वो मौजूद है। तो इस तरीके से हम आईओटी का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफिस में भी। तो ऑफिस अप्लायंसेस में इसका इस्तेमाल हो सकता है। गवर्नमेंट
गवर्नमेंट कैसे आईओटी का इस्तेमाल करेगा, ये बहुत ही बढ़िया से उन्होंने स्वच्छ भारत का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। ये देखिए स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत में डस्टबिन्स का एग्जाम्पल दिया उन्होंने। अब देखिए इमेजिन करिए नासिक रोड है, नासिक, नॉट नासिक रोड, नासिक में जो गंगापुर रोड है उसका एग्जाम्पल लेंगे। नासिक रोड तो भैया एक अलग ही दुनिया है ना, है कि नहीं? यहाँ से कितने बच्चे नासिक रोड से बिलोंग करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम नासिक रोड? एक बच्चा, दो बच्चे, कितने लोग हैं यहाँ पर? ये देखिए 2 बच्चे हैं नासिक रोड से, बाकी सारे बच्चे नासिक से। तो यह नासिक रोड अपने आप में एक अलग दुनिया है। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा बेटे गंगापुर रोड की, ठीक है? तो ये आपके नासिक में जो है ना, ये गंगापुर रोड है, ठीक है? अब इमेजिन करो कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको थोड़ा सा स्मार्ट बनाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पर इन्होंने क्या करा, बहुत सारे ना स्मार्ट डस्टबिन्स रख दिए, पब्लिक डस्टबिन्स, लेकिन स्मार्ट वाले। अभी कैसे होता है देखिए, नॉर्मली जो नॉर्मल डस्टबिन्स होते हैं उनमें जो है लोग कचरा डालते हैं, यहाँ पर कूड़ा कचरा, और ये पूरा भर जाता है। इसके बाद भी लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वो उसी में डालेंगे वो बाहर गिरेगा, वो उसी में डालेंगे वो बाहर गिरेगा। लेकिन अब बात आ रही बेटे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये जो स्मार्ट डस्टबिन है इनमें लगे होंगे सेंसर। तो जैसे ही ये डस्टबिन फुल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली यही डस्टबिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सर्वर पर एक मैसेज भेजेगा कि भैया डस्टबिन फुल हो गया है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पता चल जाएगा कि पूरे गंगापुर रोड पे कौन से एरिया का डस्टबिन फुल हो गया है, और ऑटोमेटिकली अगर वो बहुत अलर्ट है वहाँ के लोग, तो आकर के वो डस्टबिन को चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, स्मार्ट डस्टबिन को रख के स्वच्छ भारत अभियान को जो है गवर्नमेंट आगे लेके जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जाम्पल ऑफ अ स्मार्ट डस्टबिन? तो बेसिकली ये जो डस्टबिन है ये सिर्फ नाम की डस्टबिन नहीं है, ये स्मार्ट डस्टबिन है, इसमें सेंसर लगा हुआ है। वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट भी जो है इसका एग्जाम्पल, गवर्नमेंट भी जो है ये आईओटी का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकता है। क्या आपने कभी देखा है नासिक में ऐसी चीज हो रही है कहीं पर? हैव यू एवर सीन दिस हैपनिंग इन योर एरिया? अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। अब लोगे सर वो 4-4 महीने फुल हो जाता है, वो जितना डस्टबिन भरा हुआ है उतना ही बाहर कचरा भी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी चेंज नहीं कर रहे। बेटा यही सोच तो बदलनी है, इसी को कंट्रोल करने के लिए ऐसे स्मार्ट डस्टबिन लगा दो। सर 3-4 बार देखा था लेकिन समझे नहीं वो क्या है। 3-4 बार देखा है 3-4 बार देखा लेकिन समझा ही नहीं। मतलब सिग्नल पे रुकता था ना, हाँ अचानक बीच में से आवाज आ जाती सिग्नल पे से, कुछ तो टिम टिम टिम, लेकिन समझते नहीं तो क्या चल रहा है। हाँ, तो हो सकता है कि वो यही स्मार्ट डस्टबिन। बट देखिए अंडरस्टैंड, जो डिवाइसेस है वो तो हमें हेल्प करेंगे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब जैसे ये जो स्मार्ट डस्टबिन है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भैया ये डस्टबिन फुल हो गया है, लेकिन उधर के लोगों ने एक्शन भी लेना चाहिए ना। जो अगर वो एक्शन लेंगे तो इसका मतलब है ना, तो ये वेस्टेज ऑफ मनी है। तो इट ऑल डिपेंड्स। चलो, तो एक एग्जांपल हमने देखा कि गवर्नमेंट भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो अभी तक हमने देखा होम अप्लायंसेस, ऑफिस अप्लायंसेस एंड गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल कर सकता है। अगला है ह्यूमंस कैन ऑल्सो गेट देमसेल्व्स। ह्यूमंस पर भी जो है इसका यूज होता है। कैसे देखिए, एज अ रिसर्च स्टडी individuals have got themselves implanted with electronic chips in their bodies. This chip allows him or her to connect to the home office Wi-Fi. Once connected, person can enter the home or office and perform designated function. This chip becomes individual's authentication token. सर इससे क्या समझ रहे हैं? अच्छा, आपने वो अक्षय कुमार की मूवी देखी है क्या, सोल्जर, सॉरी नॉट सोल्जर, हॉलीडे मूवी देखा होगा आपने। हॉलीडे मूवी में लास्ट में क्या होता है, वो जब वो शिप पे जाने से पहले खुद के हाथ में चिप लगाता है, आपने देखा होगा मूवी में। तो बेसिकली दैट चिप इज व्हाट, इट इज एन आईओटी। वो जीपीएस सिग्नल ट्रैक करता है कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है, और उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बैकएंड पर उनके लोगों को पता चलता है कि ये बंदा किधर किधर कैसे कैसे जा रहा है। और लास्ट में जब वो शिप पर पहुंचता है तो नीचे से आदमी आकर उस शिप पर बॉम्ब लगा कर जाता है। तो बेसिकली इस मूवी में इसी चीज का जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको दिखाया हुआ है। और मुझे तो मतलब ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा भी आएगा कि हमको ना स्मार्टफोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक चिप दिमाग में डाल देंगे। मुझे अगर किसी की याद आ रही है, मैं बस याद करूँगा और मेरी चिप से रेडियो एक्टिव सिग्नल निकलेगा, और उस बंदे के चिप को अगर उसको एक्सेप्ट करना है तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और हमारी बात ऐसे ही पॉसिबल हो जाएगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये पॉसिबल हो जाएगा कुछ सालों में, 100% हो जाएगा। बिकॉज देखिए मूवीज़ में तो आ चुका है। कभी भी देखना, जब कभी भी कोई नया इनोवेशन होना होता है वो पहले फैंटेसी वर्ल्ड में आएगा,
उसके बाद धीरे धीरे रियलिटी में कन्वर्ट होगा। तो मूवीज़ में तो आ ही चुका है, अब धीरे धीरे ये रियल वर्ल्ड में भी आने लगा है। अभी सर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल अभी मिलिट्री में होता है, नॉर्मल आई मीन सिविलियंस पर इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अभी ये मिलिट्री के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो सर कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, वो तो हम भी नहीं बता सकते, बिकॉज कभी गए नहीं वहाँ तक, कभी प्रैक्टिकली उसको देखा नहीं, लेकिन सुना है कि ये लोग ऐसा इसका इस्तेमाल करते हैं। सो अभी तक क्या देख ले कि ह्यूमंस पे भी IoT का इस्तेमाल हो सकता है। अभी आगे देखिए, आगे बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। वेरेबल्स पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। वेरेबल्स, सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरेबल्स? आपने स्मार्ट वॉच देखी है, या हो सकता है कि आप में से कोई बच्चे स्मार्ट वॉच भी यूज करते हो, एप्पल की स्मार्ट वॉच। ये कुछ इस हिसाब से स्मार्ट वॉच आपको दिखाई देती है। तो बेसिकली ये एक नॉर्मल वॉच नहीं है, ना ही ये कोई नॉर्मल डिजिटल वॉच है। इसको स्मार्ट वॉच क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये कभी भी इंटरनेट से कनेक्टेड होती है। ये आपका सारा ब्लड लेवल, आपका मॉनिटरिंग, हार्ट बीट रेट, सब कुछ मॉनिटर करता है। और स्टडीज तो यहाँ तक बताती है कि कई बार एप्पल वॉच ने बहुत लोगों की जान भी बचाई है। मतलब जब आपको हार्ट अटैक आना होता है तो आपकी बॉडी में कुछ अलग सी जो है ना, आपके हार्ट बीट में चेंज आना स्टार्ट होता है। तो ये एप्पल वॉच उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है, और ये आपके मोबाइल पर जो है इसके SMS शूट करना चालू करता है। तो जब भी आप एप्पल वॉच को एक्टिवेट करते हो तो बेसिकली आपको यहाँ पर 2 नंबर का रजिस्ट्रेशन, कंपनी कहती है कि 2 नंबर का रजिस्ट्रेशन सजेस्टेड है। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं US में, वेस्टर्न कंट्रीज में जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो 1 नंबर खुद का देते हैं और दूसरा नंबर किसी डॉक्टर का दे देते हैं जो उनके पहचान का है। तो इन केस अगर कुछ उनके साथ गड़बड़ हो रही है उनकी बॉडी में, तो एप्पल वॉच अगर ट्रैक कर पाती है तो वो एक मैसेज दोनों नंबर पर भेजेगी, एक आपके नंबर पर और एक डॉक्टर के नंबर पर। और हो सकता है कि अगर आप टाइमली अलर्ट, आपने एक्शन ले लिया तो कार्डियक अरेस्ट से आप बच सकते हो। तो कई लोगों की जान एप्पल वॉच ने भी बचाई हुई है। लेकिन दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अच्छा, आप में से कोई बच्चा स्मार्ट वॉच पहन के बैठा है क्या अभी? Has anybody has worn a smart watch as of now? नो। नो, कोई बात नहीं। अभी ध्यान रखो, आगे से जब कभी भी आपको वॉच लेनी है तो नॉर्मल ये फास्ट ट्रैक ये वो मत लो, कोई तो स्मार्ट वॉच ले लो अच्छे ब्रांड की। अमेज़फिट की इज ऑल्सो गुड, GT की ऑल्सो अच्छी है, या फिर एप्पल ले लो। OnePlus का भी लॉन्च हो गया, दैट इज ऑल्सो गुड। तो अगली वॉच आपकी स्मार्ट वॉच होनी चाहिए, ना कि नॉर्मल वॉच। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी। क्या बात है, स्मार्ट सिटी में कैसे इस्तेमाल होगा IoT का, चलिए देखते हैं। स्मार्ट सिटीज, like its name suggests, is a big innovation and spans a wide variety of use cases from water distribution and traffic management to waste management and environmental monitoring। मतलब इन्होंने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसका एक एग्जांपल हमने ऑलरेडी ऊपर स्वच्छ भारत में देखा। सर और एग्जांपल क्या हो सकता है? आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपके गली मोहल्ले में जो स्ट्रीट लाइट्स है वो दिन के टाइम पे भी ऑन रहती है। कभी ये देखा है आपने ऐसे? मतलब दिन हो गया लेकिन फिर भी मॉर्निंग टाइम में भी वो स्ट्रीट लाइट्स अभी भी ऑन है, ऐसा होता है बहुत बार। तो अपने को लगता है यार ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला कितना इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं। तो वहां पर भी IoT का इस्तेमाल हो सकता है। सेंसर्स लगा दो, जब कभी भी दिन हो जाता है वो सेंसर जो है वो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भेज देगा, और वहां के लोग अगर अलर्ट है तो वो उन स्ट्रीट लाइट्स को ऑफ कर देंगे, या ऑटोमेटिकली भी वो ऑफ हो सकते हैं। तो इस तरीके से स्मार्ट सिटी में भी IoT का इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, नाउ वी कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। हाँ बोलिए। वो स्मार्ट सिटी का और एक एग्जांपल डोलेरा सिटी भी है गुजरात का। हाँ, राइट। डोलेरा सिटी इन गुजरात इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट सिटी। इवन नासिक इज डिक्लेयर्ड एज अंडर अ स्मार्ट सिटी, जो 100 सिटी उन्होंने डिक्लेयर करी थी। नासिक को भी तो सिलेक्ट किया था, लेकिन गवर्नमेंट का कोई इम्प्लीमेंटेशन अब तक जो बेटा हुआ नहीं है। पता है कि नहीं आपको? नासिक वॉज ऑल्सो सिलेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू अ स्मार्ट सिटी। बट आपको कुछ फील आया कि नहीं आया स्मार्ट सिटी का? ऐसा सर कोई फील नहीं आया, जो चल रहा है बस वैसा ही है। चलो, स्मार्ट ग्रिड्स। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट ग्रिड? तो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के बारे में बताया गया है। आप जानते हो ग्रिड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड क्या होता है? देखा है आपने कभी? बताते हैं आपको। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, इलेक्ट्रिक, देखो लोगों ने कितना इलेक्ट्रिक स्कूटर को सर्च कर रखा है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इज अ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर।
इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इज नथिंग बट अ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो बेस आपके जो आपकी सिटी है, हर सिटी जो है उसके बाहर कुछ एरिया में एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि दूर दराज से इलेक्ट्रिसिटी आती है और वहाँ पर उस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जाता है और फिर वहाँ से लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई की जाती है। तो वो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिड। उसका यहाँ पर एग्जाम्पल लेना है हमको, ठीक है, उसका एग्जाम्पल लेंगे। अब उसको स्मार्ट कैसे किया जाता है, अंडरस्टैंड। आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल अभी कैसे आता है? अब बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, हम जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से वो मीटर घूमेगा और वो मीटर की रीडिंग लेने वाला बंदा आता है, वो फोटो खींच के जाता है। बड़ी गंदी सी फोटो लेता है, वो ब्लैक एंड व्हाइट अलग से एकदम ऐसी ब्लर सी फोटो थी, समझ में भी नहीं आता उसमें क्या डिजिट लिखा हुआ है। वो फोटो लेके जाता है और फिर मंथ के एंड पे उस फोटो के बेसिस पर बिल कैलकुलेट होता है। ये नॉर्मल तरीका, ये हो गई आम जिंदगी। अब मेंटॉस जिंदगी देखो, स्मार्ट ग्रिड कैसे होंगे। अब देखिए, आपका जो एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है ये नॉर्मली सालों साल चेंज नहीं होता। जैसे गर्मियों के सीजन में आपके इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज एसी कूलर फैन का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठंड के सीजन में क्योंकि एसी कूलर फैन का यूज़ कम हो जाएगा, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो एक साल में इन अ गिवन पीरियड आपका एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कैसा है, ये इसका एनालिसिस हम कर सकते हैं और ये डेटा स्मार्ट ग्रिड में फीड कर देंगे, ठीक है। फिर वो ग्रिड क्या करेगा, उतनी ही कोटा की इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड कर देगा बिफोर हैंड, उतनी ही कोटा की इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करेगा। और आपका जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा तो वो कोई बंदा आपके घर जो है वो फोटो खींचने नहीं आएगा, स्मार्ट ग्रिड खुद ही पता कर लेगा कि आपको इस महीने कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होकर आपको जो है सप्लाई की गई, आपने कितना यूज़ किया। बिकॉज आपका जो मीटर है वो इंटरनेट से जुड़ा होगा और वहाँ से इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर आएगी और उसको पता चलेगा ग्रिड को कि अच्छा मुंद्रा सर के घर पर इतनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है, तो अब इतने का बिल उनको ईमेल द्वारा या एसएमएस द्वारा जैसे भी है वो भेजा जाए। इस तरीके से आगे ये चीज़ अब चेंज होने वाली है और बहुत सारे सिटीज़ में ये हो भी चुका है। आपकी सिटी में इसे अभी तक आई गेस नहीं हुआ रहेगा, महाराष्ट्र में बहुत सारे सिटीज़ में अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन नॉर्थ साइड में कुछ सिटीज़ में, कुछ एकदम स्मॉल स्मॉल एरियाज़ में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको किया गया है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट ग्रिड, जहाँ पर आईओटी का यूज़ किया जा सकता है। और मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया सा जो है ये कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर बहुत लोगों का जो है वो कॉस्ट बचेगा, लोगों को जाके फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं, ग्रिड खुद ही पता कर लेगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी गई है, तो उसको खुद ही पता चल जाएगा, तो बिल ऑटो जनरेट हो जाएगा। और हो सकता है कि एक दिन ऐसा आ जाए कि आपको व्हाट्सएप पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आने लगे और वहीं से उसका पेमेंट भी हो जाए। व्हाट्सएप से आप पेमेंट कर सकते हो, क्या ये चीज़ जानते हो आप? व्हाट्सएप से भी पेमेंट पॉसिबल है, यस सर। एक्टिवेट हो चुका है अब। आगे नेक्स्ट एग्जांपल इज इंडस, व्हाट्सएप का बोला ना, वैसे हो भी रहा है, हो भी रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल व्हाट्सएप का आ रहा है, वेरी गुड। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सर व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स? अब देखिए सर इतने सारे हैं, हम क्या क्या याद रखें, अभी तो लिस्ट खत्म ही नहीं हुई, देखो कितना बड़ा लिस्ट है। सर हम क्या क्या याद रखें बेटा, ये एग्जाम में आएगा 4 मार्क्स के लिए, एनी 6 पॉइंट्स यू हैव टू राइट, एनी 6 पॉइंट्स, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए बात करेंगे इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए आपको एक सीमेंट फैक्ट्री का फोटो दिखाते हैं कि सीमेंट फैक्ट्री होती कितनी बड़ी है। ये देखिए एक सीमेंट फैक्ट्री का एक छोटा सा नज़रा है आपके सामने। अब अगर ये इतनी बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है, इसको मैनेज कैसा किया जाता है, क्या आप देख सक रहे हो? इतनी बड़ी सीमेंट फैक्ट्री को अगर किसी डिवाइस में छोटा कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है तो इसको मैनेज कैसे किया जाता है? वंडर सीमेंट का नाम सुना आपने? वंडर सीमेंट, ये वंडर सीमेंट की जो फैक्ट्रीज है ये बहुत मॉडर्नाइज्ड है। ये वंडर सीमेंट की जो फैक्ट्री है इसको एक छोटे से कंट्रोल रूम में बैठ करके कंट्रोल किया जाता है। मतलब इमेजिन करो कि फैक्ट्री यहाँ पर है और इससे कुछ दूरी पर एक छोटा सा बिल्डिंग बनाया हुआ है जहाँ पर उस फैक्ट्री को कंट्रोल करने वाला कंट्रोल ऑफिस है, फैक्ट्री को कंट्रोल करने वाला कंट्रोल ऑफिस है, और वहाँ पर सारा मशीन जो है वो लगा हुआ है। वहीं पर बैठकर इंजीनियर जो है वो पूरे फैक्ट्री को मैनेज करके कैसे कर पा रहे हैं ये सब कुछ टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। तो अगर आपके फैक्ट्री के किसी मशीनरी में कोई दिक्कत है तो हर आपकी मशीनरी में सेंसर्स लगे हुए हैं और वहाँ से डेटा उस कंट्रोल रूम में जाता है हमेशा कि कहाँ पर गड़बड़ी है, कहाँ पर जो है आपका मशीन का कोई पार्ट अगर ख़राब हो गया है तो इमीडिएटली कंट्रोल रूम को पता चलता है। और ये बहुत ही इफ़िशिएंट तरीका है जिससे फैक्ट्री कम मैन पावर में भी मैनेज की जाती है।
तो इसलिए वंडर सीमेंट जो है ये कम पीरियड में इतना पॉपुलर इसीलिए हुआ बिकॉज उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है, मैन पावर कॉस्ट बहुत कम है, बिकॉज सब कुछ ऑटोमेशन पर है। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहाँ कहाँ पहुंच गया है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी पहुंच चुका है। कनेक्टेड कार, कनेक्टेड कार बेटा ये ऑलरेडी हमने आपको एग्जांपल दे दिया था, फरारी वाला एग्जांपल, कनेक्टेड कार। अच्छा एमजी एक्टर का वगैरह जो है आपने ऐड देखा होगा, इंटरनेट इनसाइड। तो बेसिकली आजकल कई सारी ऐसी कार्स आ रही है विद लोडेड फीचर्स कि जहाँ पर वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और कई सारे स्मार्ट डिवाइसेस आपके कार में ही मौजूद होते हैं और उनका मजा जो है आप ले सकते हो। कनेक्टेड हेल्थ, हेल्थ केयर सेक्टर में भी आईओटी पहुंच चुका है। कनेक्टेड हेल्थ, डिजिटल हेल्थ, टेली हेल्थ, टेलीमेडिसिन। सर ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, चलिए देखो। IoT has various applications in healthcare which are from remote monitoring equipment to advanced and smart sensors to equipment integration. It has the potential to improve how physicians deliver care and keep patients safe and healthy. अब एक एग्जांपल ले लो कि अभी एक पैंडमिक का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो वायरस हर जगह फैल चुका है। अब इमेजिन करो कि आपके वहाँ पर किसी को बड़ी खतरनाक तरीके की कोई बीमारी होती है, कुछ अलग तरीके का वायरस वहाँ पर हो रहा है और उसको स्कैनिंग उसकी करनी है, लेकिन वहाँ पे आपके एरिया में जो डॉक्टर मौजूद है उनको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इक्विपमेंट है लेकिन नॉलेज नहीं है। तो क्या करें, हम क्या करेंगे, दिल्ली एम्स में फ़ोन लगाएंगे, ऑल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वहाँ पर फ़ोन करेंगे आप, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद होते हैं और हम उनको बोलेंगे कि आप एक काम करिए, अपने कंप्यूटर से हमारे इस डिवाइस का एक्सेस आप ले लीजिए, हम पेशेंट का बॉडी स्कैन यहीं से करेंगे, रिपोर्ट वहाँ पर जनरेट होगी और आप वहाँ पर बैठकर हमें कंसल्टेंसी करो कि इसको कैसे इलाज इसका आगे किया जाए। तो तुमको पेशेंट को उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो दिल्ली के डॉक्टर को इधर आने की ज़रूरत है, यहाँ पर बैठे बैठे एग्जिस्टिंग फैसिलिटी से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये कैसे पॉसिबल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से। दो स्मार्ट डिवाइसेस, सेंसर्स लगे हुए, डेटा यहाँ से इंटरनेट पर जाएगा, इंटरनेट से ट्रैवल कर कर उधर चला जाएगा, वो डॉक्टर को वहाँ पर रिपोर्ट दिखेगा एंड अकॉर्डिंगली ही कैन सजेस्ट व्हाट कैन बी डन। आप बोलोगे सर ये तो आज भी होता है, ये रिपोर्ट इधर जनरेट करेंगे, उसको डॉक्टर को मेल कर देंगे। बेटा ये मेल जाना, फिर उसने मेल ओपन करना, उसकी स्टडी करना, हो सकता है इस टाइम डिले में ये इधर का पेशेंट ही टपक जाए। ऐसा हो सकता है ना कि वो बहुत सीरियस पेशेंट है, इमीडिएट ट्रीटमेंट की उसको ज़रूरत है, तो ये फास्ट कम्युनिकेशन ऐसा पॉसिबल है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी जो है आपका IoT इतना अंदर तक घुस चुका है। स्मार्ट रिटेल, बोलिए। जो हम ये मोबाइल पे एप्स यूज करते हैं, इसमें कुछ IoT का कंट्रीब्यूशन होता है? मोबाइल का एप्स यूज करते हैं ना, एप्लीकेशन, हाँ, तो उसमें IoT का कुछ कंट्रीब्यूशन है? 100% होता है ना बेटे। आप GPS यूज़ करते हो, GPS आप जो यूज़ कर रहे हो GPS, आपको पता कैसे चलता है कि कौन सा बंदा किधर है? अगर आपने आपके दोस्त को बोला भाई तू लाइव लोकेशन शेयर कर दे, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, तो बेसिकली गूगल मैप्स इज़ वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ IoT। सारी इन्फॉर्मेशन गूगल के सर्वर पर जा रही है और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है, तभी तो आप रियल टाइम में देख सकते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, नेविगेट कर पा रहे हो। सो दैट इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। स्मार्ट रिटेल, सर व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट रिटेल? स्मार्ट रिटेल ये देखिए ज़रा, retailers have started adopting IoT solutions and using the IoT embedded systems across several applications that improve the store operation, increasing purchases, reduce theft, enabling inventory management and enhancing the customer shopping experience. Example यहाँ पर लिख लो, Walmart. Example Walmart. अच्छा Walmart का स्टोर कभी देखा है आपने? Have you ever seen a Walmart store? नो सर। ये देखिए कुछ बहुत कम है, बहुत कम है, इंडिया में बहुत कम है। हैदराबाद में जो इनका आपको बहुत देखने मिलेगा, इंदौर में भी एक है, तो वहाँ पर जाकर अगर कभी एक्सपीरियंस है तो जाकर के देखना। एक वॉलमार्ट का स्टोर और एक बिग बाजार का स्टोर अगर आप इसको कंपेयर करो तो भले ही फिजिकली वो स्टोर सेम है, मतलब फिजिकल साइज में हो सकता है कि दोनों ही स्टोर सेम हो, लेकिन बिग बाजार में जितने लोग काम करते हैं उससे आधे से भी कम लोग वॉलमार्ट में काम करते हैं और इफिशिएंटली स्टोर को मैनेज किया जाता है। सर ये कैसे हो रहा है? बहुत सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। स्मार्ट रिटेल किसको कहते हैं? वॉलमार्ट में क्या होता है, आप बिग बाजार में तो गए होंगे, कभी ना कभी बिग बाजार, सेंट्रल मॉल में गए होंगे। किसी भी मॉल में अगर आप जाते हो तो देखो बहुत सारे शेल्फ्स रखे होते हैं, बहुत सारे क्या रखे होते हैं, शेल्फ्स, और इन
शेल्फ पर ऐसे रैक्स बनाए होते हैं और यहाँ पर आपके आइटम्स रखे होते हैं, किचन के, क्लॉथिंग के, है ना, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, बहुत सारा सब कुछ रखा होता है। ऐसे ही होता है मॉल में या इससे कुछ अलग होता है? ऐसे ही देखा होगा आपने मॉल में। अब क्या करेंगे हम, इन रैक्स को ही क्या करेंगे, स्मार्ट बना देंगे। हम क्या करेंगे, इन रैक्स पर यहाँ पर छोटे छोटे सेंसर्स लगा देंगे, पार्टीशन वाइज छोटे छोटे सेंसर्स लगा देंगे। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, कोई आइटम उठाएंगे और अपना जो वो आप ले जाते हो शॉपिंग बैग, उसमें वो रख दोगे, शॉपिंग कार्ट में आप उसको रख दोगे, और जैसे आप बिलिंग काउंटर तक जाओगे ऑटोमेटिकली आपका बिल जनरेट हो चुका है, ऑटोमेटिकली आपका बिल जनरेट हो चुका है। आपको उधर जाके बताने की जरूरत नहीं कि मैंने फ़ोन लिया, माइक लिया, ये पेन लिया। जैसे बिग बाजार में आप देखते हो आपका सारा सामान थैली से निकाला जाता है, उसको स्कैन करके अंदर उसका जो है इन्फॉर्मेशन डाला जाता है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आपने रैक से सामान उठाया और शॉपिंग कार्ट में डाला, इसका मतलब कस्टमर को वो चीज़ लेनी है, तो इमीडिएटली वो बिलिंग में उधर ऑटोमेटिकली आपके उधर ऐड हो रहा है। और जैसे ही आप बिलिंग काउंटर पे गए, वो बिल वाला आपको इमीडिएटली बिल दे देगा, मतलब आपका भी टाइम बच गया, उसका भी टाइम बच गया। अभी आप बोलोगे सर ये इंडिया है, इंडिया में तो लोग क्या करेंगे, छोटा सा पार्ले-जी का बिस्किट का उठाएंगे पैकेट और जेब में रख देंगे। बेटा जब आप स्टोर से बाहर जाओगे तो वो सायरन बजने लगेगा, बिकॉज आपके उस पैकेट के अंदर भी छोटा सा सेंसर लगा होगा। मतलब जिस रैक पे से आपने उसको उठाया उसका पेमेंट आपके बिलिंग में नहीं आया। अगर आपने उसको जेब में रख दिया है तो आपने उसको शॉपिंग कार्ट में नहीं रखा, तो रैक से गायब है और शॉपिंग कार्ट में नहीं आया, मतलब लूप में कहीं तो वो चीज़ खो गई है, और वो इमीडिएटली उसका सायरन वहाँ पर जो है वो बजने लगेगा, और हो सकता है कि आपको पकड़ लिया जाए। ये थोड़ा बहुत आपने सेंट्रल मॉल में देखा होगा। आप देखो जब कभी भी आप कोई क्लॉथिंग बाय करने जाते हो तो वहाँ पे ऐसे कुछ ग्रे कलर का ऐसा कुछ लगा होता है, देखा है आपने? ग्रे कलर का ऐसा कुछ डिवाइस लगा होता है। क्लॉथ अपैरल जब आप किसी बड़े स्टोर में बाय करने जाते हो तो वहीं पर कपड़ों पर एक ऐसा डिवाइस लगा होता है ग्रे कलर का। वो ग्रे कलर का डिवाइस बेसिकली होता क्या है, वो उस आपका जो अपैरल है उसका कोड है। अगर उसको आप अपने बैग में डाल के निकलने लगे तो स्टोर में सायरन बजने लगेगा कि ये आइटम मिसिंग है, ये आइटम मिसिंग है, और वो आपको बराबर से ट्रेस कर लेंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ सिक्योरिटी फीचर। तो सेंट्रल मॉल में आपको ये थोड़ा बहुत देखने मिलेगा, लेकिन वॉलमार्ट इज अ कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ अ स्मार्ट रिटेल। तो एक एग्जाम्पल लिख लेना, वॉलमार्ट। सप्लाई चेन, सप्लाई चेन देखो, इसको रीड करेंगे। सप्लाई चेन हैव ऑलरेडी बीन गेटिंग स्मार्टर फॉर अ कपल ऑफ years now, offering solutions to problem like tracking of goods while they are on the road or in transit, or helping supplier exchange inventory information are some of the popular offerings. अब इमेजिन करो तुम लेज हो, लेज कंपनी। अब लेज कंपनी का रॉ मटेरियल क्या होगा, वो चिप्स बनाते हैं तो उनका रॉ मटेरियल क्या होगा, पोटैटोज। अब इमेजिन करना कि उनकी फैक्ट्री नॉर्थ इंडिया में है और उनका पोटैटो का सप्लायर कोई तो बड़ा फार्मर है साउथ इंडिया से, वहाँ से वो माल भरकर यहाँ पर बेचता है। तो लेज वाले को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमारा रॉ मटेरियल कहाँ तक आया है, ताकि हम उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकें और अपने अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन को प्लान करें, तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, बार बार ट्रांसपोर्ट वाले को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जीपीएस की टेक्नोलॉजी से वो ट्रैक कर सकते हैं कि उनका रॉ मटेरियल अभी इंडिया के कौन से पार्ट में है। बहुत ही सिंपल सी बात है। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन। बेसिकली सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट जो है ये चैप्टर नंबर 2 में हमको देखना है, और आपको एसएम के सिलेबस में भी देखना है सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन अभी यहाँ नहीं करूँगा, बिकॉज वो ऑलरेडी हमको आगे आपके सिलेबस में देखना है। यहाँ आप देखो केवल छोटा एक्सप्लेनेशन है, जब हमको प्रॉपर आंसर देखना है वहाँ पे 7 से 8 पॉइंट है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है यहाँ पर। तो दीज आर, हाँ बोलिए। हम जब आईसीआईसीआई बुक्स ऑर्डर करते हो, ट्रैक करते थे, वो भी स्मार्ट सप्लाई चेन हुआ क्या? नहीं बेटा, वो तो एक नॉर्मल, वो तो इन्फॉर्मेशन आपका जो है कहाँ कहाँ तक अंडरस्टैंड। आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करो या फिर आप आईसीआई से ऑर्डर करो, बेसिकली आपको जो ट्रैकिंग डिटेल्स मिलती है दोज आर नॉट स्मार्ट ट्रैकिंग डिटेल्स। स्मार्ट ट्रैकिंग डिटेल्स मतलब क्या है, रियल टाइम में तुम्हारी बुक्स कहाँ तक पहुँची है। तुमको सिर्फ क्या पता चलता है, शिफ्ट, आउट फॉर डिलीवरी एंड डिलीवर्ड, ये तो केवल कुछ स्टेप्स पता चली। रियल टाइम में हर स्टेज का अगर आपको नॉलेज चाहिए, अगर वो मिलता है तो उसको हम बोलेंगे स्मार्ट सप्लाई चेन। वो जो आपको मिलता है दैट इज जस्ट फॉर कन्वीनियंस, वो स्मार्ट सप्लाई चेन में नहीं काउंट होगा। ओके, समझो। सो इसमें से बेटा कोई भी 6 पॉइंट लिख लेना, कोई भी 6 पॉइंट जो आपको ठीक लगे। एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, मतलब आया, अगर आया तो 4 मार्क का आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो इसमें आपको कोई भी 6 पॉइंट्स आपको लिखना है।
ठीक है, सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन एरिया ऑफ आईओटी। अब बात करेंगे रिस्क क्या है आईओटी की, रिस्क क्या है आईओटी की। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिस्क ऑफ आईओटी। क्या लगता है कोई रिस्क है क्या आईओटी को यूज करके? क्या रिस्क हो सकती है? सबसे पहले जो आपके और मेरे करीब जो रिस्क है वो है ये वाली, रिस्क टू प्रोडक्ट यूजर्स, रिस्क टू प्रोडक्ट यूजर्स। सर ये कैसे हो रहा है? अंडरस्टैंड, हमारी बहुत ही ज़्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर जा रही है। मतलब देखिए, आप घर पर नहीं थे, आपके घर का सीसीटीवी का फुटेज इंटरनेट पर जा रहा है और वो इंटरनेट के थ्रू आपको पता चल रहा है। लेकिन इंटरनेट पर आप अकेले थोड़ी हो, इंटरनेट पर तो पूरी दुनिया है और इंटरनेट पर पूरी दुनिया में बहुत सारे हैकर्स भी है। तो हो सकता है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैकर चुरा ले और हैकर को ये पता लग जाए कि भैया तुम जो है वो घर पर नहीं हो, और ये उसको इन्विटेशन मिल जाएगा कि चलो अब ये घर में नहीं है, जाकर यहाँ पर डाका डाल दो। तो ये थोड़ी सी रिस्क आपको रहेगी कि क्योंकि आपकी इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर जा रही है, तुम घर पे हो नहीं हो, तुम्हारे एसी की इंफॉर्मेशन, तुम्हारे सीसीटीवी की इंफॉर्मेशन, तुम्हारे कार की इंफॉर्मेशन, तुम्हारी इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पर जा रही है। अब आप बोलोगे सर फिर रिस्क है तो उस पर कंट्रोल भी है ना, बट अंडरस्टैंड 1% पॉसिबिलिटीज देना ना कि हैकर को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बिकॉज इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क और इंटरनेट पे तो कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ी सी रिस्क तो बनी रहती है। और आगे देखिए, मतलब हम इसको आपकी प्राइवेसी की दिक्कत मानेंगे, प्राइवेसी ऑटोनॉमी कंट्रोल। ये बहुत बढ़िया है, इंटेंशनल ऑब्सोलिसेंस ऑफ डिवाइसेस, इंटेंशनल ऑब्सोलिसेंस ऑफ डिवाइसेस। अच्छा, आप में से कितने लोग आईफोन यूज करते हो जरा बताना मुझे। हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग आईफोन्स एज ऑफ नाउ? कितने लोग आईफोन को यूज कर रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आईफोन देखा तो होगा आपने, और आईफोन के आपने एड्स देखे होंगे, आईफोन 11, आईफोन 12 प्रो मैक्स। तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये कंपनीज क्या करती है, जब कभी भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, वो ये चाहती है कि आप अपने पुराने प्रोडक्ट को छोड़ करके नए प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाओ। ये कब करोगे? जब आपका पुराना प्रोडक्ट का फंक्शनिंग बिगड़ जाएगा। तो कंपनीज, ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन कंपनीज डू दिस। एप्पल का नाम नहीं ले रहा हूँ बट एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि वो क्या कर सकते हैं, आपके पुराने फ़ोन को अपडेट्स देंगे। ये एंड्रॉयड में भी होता है, आपको पुराने फ़ोन्स में वो अपडेट्स देंगे और आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस को डिग्रेड करेंगे। तो द यूज़र विल फील, अरे यार ये फ़ोन ना आजकल बहुत स्लो हो गया है अपडेट आने के बाद, तो एक काम करते हैं इसके अगले मॉडल पर शिफ्ट होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेसिंग द न्यू मॉडल गोज अप। तो इस तरह तक का आपके साथ जो है बेटा वो छल कपट किया जा सकता है। आपके पुराने फ़ोन को ये लोग अपडेट दे दे के डिग्रेड करेंगे ताकि आप क्या करो, उनका नया प्रोडक्ट को बाय करो। बिकॉज जब तक डिमांड जनरेट नहीं होगी ये नया प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा कैसे? सो ऐसा इंटेंशनल ऑब्सोलिसेंस भी किया जा सकता है। सो ये रिस्क है। और सर उनको कैसे पता कि मैंने फ़ोन कब लिया, मेरी फ़ोन की क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या नहीं? मैंने आपको पहले ही बताया, आपके स्मार्टफोन में इतने सेंसर लगे हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके मैन्युफैक्चरर को जा रही है। इवन मेरे फ़ोन की इन्फॉर्मेशन अभी मैन्युफैक्चरर के पास डेफिनेटली होगी। तो आपके फ़ोन में जब अपडेट आता है तो उसको कैसे पता तुम्हारे पास ये डिवाइस है? आपके डिवाइस का IP एड्रेस होता है, उससे हर चीज़ ट्रैक की जाती है। दैट इज़ दैट कॉन्सेप्ट। तो ये रिस्क हो सकता है प्रोडक्ट यूजर्स को। अब यूजर को रिस्क है तो क्या मैन्युफैक्चरर को भी रिस्क होगी क्या? हाँ डेफिनेटली, मैन्युफैक्चरर को भी रिस्क होगी। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर रिस्क। सर मैन्युफैक्चरिंग को क्या रिस्क हो सकती है जरा देखिए। मैन्युफैक्चरर may be out of business in few years if IoT becomes a necessary product feature. Data storage and analytics. The manufacturer will have to ensure a huge data generated from IoT devices is kept secured. Hacking or losing of this data may be distractors for entity as well as the individual to whom it relates to. अब आपकी सारी इंफॉर्मेशन, फरारी का एग्जांपल ले लो, आपका सारा फरारी का डेटा फरारी के फैक्ट्री पे जा रहा था, तो फरारी के फैक्ट्री में अगर हैकिंग हो गई तो कस्टमर तो फरारी को ब्लेम डालेगा ना कि भाई तुमने इन्फॉर्मेशन लिया और तुम ये इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को बेच रहे हो, तो उन पर केस फाइल हो सकता है। और क्या, अगर गवर्नमेंट आगे चलकर कंपलसरी कर दे कि इंडिया में जितनी भी 2 व्हीलर्स बनेंगी, जितनी भी 4 व्हीलर बनेंगी, सब में IoT कंपलसरी होना चाहिए, ऐसा अगर गवर्नमेंट ने कर दिया तो मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी,
ऑब्वियसली सेंसर अगर आपको गाड़ी में लगाने हैं तो वैसे टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा और उससे आपका गाड़ी का प्राइस बढ़ेगा और अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, बिकॉज महंगी गाड़ियाँ तो बहुत लोग खरीदते नहीं। तो लो कॉस्ट मार्केट जो प्रोडक्ट है उसमें इसका इफेक्ट आएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, गवर्नमेंट एक डेडलाइन जो है वो अनाउंस करेगी कि भैया 1 जनवरी के बाद जो भी गाड़ियां मार्केट में चलेंगी वो IoT वाली होनी चाहिए। तो मैन्युफैक्चरर को लॉस ये होगा कि उन्होंने 1 जनवरी से पहले जितनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करी है अब तो वो वेस्ट हो गई, मतलब डीमोनेटाइजेशन जैसा हो जाएगा। जैसे एकदम से 1500 के नोट एकदम से बंद हो गए थे, वैसे सोचो गाड़ियों के साथ भी हो सकता है कि IoT कंपलसरी, IoT वाली गाड़ियां एंड नॉन IoT वाली गाड़ियां, IoT वाली चलेंगी, नॉन IoT अलाउड ही नहीं है। तो लेकिन नॉन IoT जो प्रोड्यूस हो चुकी है उसका इन्वेंट्री कॉस्ट भी, इसको परचेस कौन करेगा, फिर परचेस कोई नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर का। अंडरस्टैंड, ऐसा हो सकता है, ये रिस्क है, ऐसा हुआ नहीं है अभी रियल लाइफ में, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है, ये रिस्क है। दैट इज दैट कॉन्सेप्ट। तो एक प्रोडक्ट के यूजर को रिस्क है, प्रोडक्ट के क्रिएटर को भी रिस्क है। एनवायरनमेंट की बात करेंगे पहले, फिर टेक्नोलॉजी पे आएंगे। क्या लग रहा है आपको, एनवायरनमेंट को क्या रिस्क होगी ड्यू टू टेक्नोलॉजी? एनवायरनमेंट को कैसे रिस्क होगी IoT से? एनी आइडिया? रेडिएशन। रेडिएशंस। और देखो यहां पर लिखा हुआ है जितने सेंसर बनेंगे, सेंसर तो आपको मेटल का बनाना पड़ेगा ना, तो उतना मेटल यूज होगा, और जितना टेक्नोलॉजी इवॉल्व होता है बेटे उतना एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है। जैसे पहले लोगों ने कूलर को इन्वेंट किया, फिर लोगों को मजा नहीं आया, गर्मी और बढ़ने लगी, तो AC को इन्वेंट किया, तो हमारे को तो मजा आया। AC इज मच बेटर देन कूलर बट इट इज हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट। तो जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है उतना एनवायरनमेंट के लिए खतरे भी बढ़ते चले जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? एंड व्हाट इज टेक्नोलॉजी रिस्क? ये बड़ा ही डीप अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से देखना। प्लेटफॉर्म फ्रेगमेंटेशन एंड लैक ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स आर सिचुएशन where variety of IoT devices in terms of both hardware variations and differences in software running on them makes the task of developing applications really very tough। सर क्या समझा इसमें से? सर ठेंगा कुछ नहीं समझा, रुको बता दें। टेक्नोलॉजी की रिस्क क्या है, अंडरस्टैंड। अब मोबाइल की अगर मैं बात करूं तो मोबाइल में जो रेंज आने की टेक्नोलॉजी है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। फिर वो मोबाइल चाहे Xiaomi का हो, चाहे वो LG का हो, मोटोरोला का हो, सैमसंग का हो, या आईफोन वाला हो, एप्पल का हो, कोई भी फ़ोन में जो रेंज आने की टेक्नोलॉजी है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। तो जहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन होता है वहाँ पर टेक्नोलॉजी स्मूथली चलती है। लेकिन IoT इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, अभी तक पूरी दुनिया में इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो इंडिया में IoT की अपनी अलग टेक्नोलॉजी है, US में IoT की अपनी अलग टेक्नोलॉजी है, वैसे जर्मनी में IoT की अलग टेक्नोलॉजी है, रशिया में IoT की अलग टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर बहुत वेरिएशन है टेक्नोलॉजी में, तो ये इतनी स्मूथ नहीं है। जब तक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं आता तब तक ये टेक्नोलॉजी हम मास लोगों में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये रिस्क है। जो टेक्नोलॉजी स्टैंडर्डाइज नहीं है वो रिस्की है, ऐसा आप मान के चलिए। ये 100% करेक्ट है, बिकॉज इमेजिन करो कि Xiaomi की टेक्नोलॉजी अलग है, सैमसंग की अगर अलग है, तो फिर आप कौन सा फ़ोन परचेज करोगे? ये तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज Xiaomi में अच्छी रेंज आ रही है, सैमसंग में अच्छी रेंज नहीं आ रही है, वेरिएशन है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी स्टैंडर्डाइज्ड है तो आप कोई भी फ़ोन परचेस कर लो, बात आपकी वही क्वालिटी की होने वाली है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? टेक्नोलॉजी में स्टैंडर्डाइजेशन है तो अच्छा है, लेकिन अगर वेरिएशन है तो यूज़र्स को दिक्कत हो जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी की रिस्क अभी बनी हुई है IoT में। तो कितने टाइप की रिस्क है? 4 टाइप की रिस्क आपको याद रखनी, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक, सबसे पहले अपना एग्जांपल लेना खुद का, यूज़र को रिस्क है, यूज़र को रिस्क है तो मैन्युफैक्चरर को भी रिस्क है। तीसरा, एनवायरनमेंट को भैया इससे खतरा होता है, बिकॉज जितना ज़्यादा हम डिवाइसेस बनाएंगे उतना एनवायरनमेंट के लिए वो डिग्रेडेबल है, मतलब नॉट डिग्रेडेबल है तो प्रॉब्लम है। और अगर हम टेक्नोलॉजी की रिस्क की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन का पॉइंट है, क्योंकि IoT नया कॉन्सेप्ट है तो अभी तक इसमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन डेवलप नहीं हुआ। जहाँ स्टैंडर्डाइजेशन होता है वहाँ चीज़ें स्मूथ हो जाती है। जैसे हमेशा हम एग्जांपल लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो आप एंट्री करो, मैं एंट्री करूँ, कोई एंट्री करे इंडिया में, इफेक्ट सेम होने वाला है, बिकॉज स्टैंडर्डाइजेशन है। जहाँ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है उधर प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दैट वॉज ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ IoT।
डिड यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ IoT? बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नया कॉन्सेप्ट, मतलब क्या कह सकते हो कि थोड़ा सा नया सा पॉइंट है, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो बहुत बार इन लोग पूछ लेते हैं। ऑलमोस्ट हर 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद IoT पर एक सवाल आ जाता है, आइदर एप्लीकेशन पे या फिर उसके रिस्क पर। अच्छा, बच्चों के मन में सवाल है, सर इसका क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है? व्हाट इज IoT क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज, 4 मार्क के लिए आएगा। व्हाट इज IoT क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन IoT, या फिर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ IoT एंड व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन IoT। इस हिसाब से इस पे क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल। डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ IoT? प्लीज टेल मी एवरीवन। Yes, sir. एक बच्चे को समझा, बाकियों को नहीं समझा? Yes, sir. Yes. कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने कभी माइक ऑन करके सुना ही नहीं आज तक। I've never heard their voice as well. चलिए कोई बात नहीं, जब आपका मौका मिलेगा तब आपको आंसर करना है, या मौके के लिए मत रुको, खुद होके आंसर करो तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना मजा आएगा। Now we go to this concept of artificial intelligence. Let us go to this concept of artificial intelligence. चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज तो है आपको, मैं जानता हूँ। कुछ आप बताइए आपके साइड से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा, क्या हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बताइए। What is the concept of artificial intelligence? कौन से भी चीज का ट्रैक रखना वाया इंटरनेट। किसी भी चीज का ट्रैक रखना वाया इंटरनेट। अच्छा, एक बच्चे का ये कहना है रोबोटिक्स। और चलिए अब मैं नाम लेके पुकारूंगा और आपने आंसर करना है, सही गलत कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप आंसर करो, ये मैं चाहता हूँ। चलिए आप बोल लीजिए, तितिक्षा आप बता दीजिए। सिमुलेशन, मतलब सिमुलेशन इन्वॉल्व करता है। सिमुलेशन इन्वॉल्व करता है, ओके। ऐश्वर्या जी आपको क्या कहना है? ऐश्वर्या छाजड़ आपका क्या कहना है, क्या हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? Work done through robotics by use of internet. डन थ्रू रोबोटिक्स वाइल यूजिंग इंटरनेट। अच्छा, अथर्व राजे क्या कहना चाहोगे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? कहाँ गया बच्चा, है कि नहीं है? अथर्व आर यू देयर? तो बताइए, कुछ बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एग्जाम्पल भी चलेगा, एक्सप्लेन भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, बताइए बस। जो काम इंसान कर सकते हो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन तैयार करके उससे करेगा। वेरी गुड, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। जो काम इंसान कर सकता है वैसे ही हम एक आर्टिफिशियल रोबोट बना के उससे वो काम करवा ले तो हम उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, ये एग्जाम्पल दे दिया आपने, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम। शुभम शर्मा, शुभम भैया, ओ शुभम भैया बता दो जरा, क्या होगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आंसर, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये डिक्रीज मैन पावर, डिक्रीज मैन पावर। मैं समझ नहीं पा रहा, थोड़ा सा इलैबोरेट करोगे आप क्या कह रहे हो? सर मतलब जो काम इंसान करते हैं वो काम एक रोबोट भी कर सकता है। फिर हमें इंसानों की कोई जरूरत नहीं होती। ओ, तो ये तो बहुत बढ़िया आंसर किया। बच्चा कह रहा है कि सर इंसानों की जरूरत नहीं है, जो हम कर सकते वो तो रोबोट भी कर सकते। तो भैया उनसे दिला दो सीए की एग्जामिनेशन है, इंटर में आपके जगह रोबोट को भेज दो वही आंसर लिख के आ जाएगा। अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ बोलिए। अगर इंसान ही नहीं होगा तो रोबोट तो बनेगी। ये भी बहुत जरूरी, मतलब इंसान तो जरूरी है, रोबोट हमसे तो बने हैं, करेक्ट। चलिए आपको एग्जांपल बताएंगे और पहले तो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि आईओटी नहीं, एआई का मतलब क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, क्या आपके और हमारे पास नेचुरल इंटेलिजेंस है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? पक्का 100% श्योर?
Yes. Yes. एकदम 100% श्योर ना कि कोई डाउट है इसमें? No. अगर किसी बच्चे को ये सवाल पे डाउट आ रहा है कि मेरे पास कौन सी इंटेलिजेंस है, तो बेटा एक काम करो, जहां भी बैठे हो खिड़की से सीधा बाहर कूद जाओ आप। बेटे आपके पास और हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल इंटेलिजेंस है। तो सर फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस का मतलब होता है जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो, वो डेटा आपके दिमाग में जाएगा। देखो हमारा इंटेलिजेंस काम कैसे करता है, हम जब भी किसी चीज को देखते हैं उसका डेटा हमारे दिमाग में जाता है और हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करता है, और उसको प्रोसेस करने के बाद अकॉर्डिंगली हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। यस और नो? जैसे एग्जामिनेशन में आप बैठे हो, आपने क्वेश्चन पेपर को देखा, वो क्वेश्चन पेपर का डेटा आपके दिमाग में गया, फिर आपको कुछ चीजें याद आती है कि अच्छा ये आंसर इधर से है, इस चैप्टर से इसका ऐसा आंसर होगा, एंड अकॉर्डिंगली यू टेक अ डिसीजन कि अच्छा अब ये आंसर इसका लिखना है। तो ऑब्जर्विंग ऑफ द डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड टेकिंग अ डिसीजन बेस्ड ऑन दैट प्रोसेसिंग, इस कंप्लीट प्रोसेस को, इस कंप्लीट थिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं बेटे इंटेलिजेंस। ये हमारे में ओरिजिनली है, तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज जनरल, इसको नेचुरल इंटेलिजेंस बोलेंगे। लेकिन क्या ऐसी ही कोई चीज़ अगर हम मशीन्स में डाल दे तो, कि मशीन जब किसी डेटा को देखता है तो डेटा उसमें जाएगा, वो उसको प्रोसेस करेगा, एंड देन मशीन विल टेक द डिसीजन, वी विल नॉट टेक, मशीन विल टेक द डिसीजन। तो अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि मशीन में जो अब आ गया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन अब जो डिसीजन मेकिंग करेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर इसका बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल दोनों ही आपके सामने है। ये देखो, ये इनको तो मतलब नमस्कार कर लेंगे बिल्कुल एकदम, हमारे रजनीकांत जी है। रोबोट मूवी आपने देखी नहीं देखी है? Yes, sir. सभी ने देखी होगी, और या कहीं तो ट्रेलर देखा होगा, कोई वीडियो देख लिया होगा यूट्यूब पे। तो रोबोट मूवी में इस कॉन्सेप्ट को मतलब एकदम एक्सट्रीम में दिखाया हुआ है, एक्सट्रीम में दिखाया हुआ है। अगर आप देखो तो वो जो डॉक्टर वसीकरण है वो रोबोट को बनाता कैसे, उसमें सारा प्रोग्रामिंग करता है, पूरा स्पोर्ट्स का डेटा डाल रहा है, पूरा उसमें वो आर्किटेक्ट का डेटा, स्पोर्ट्स का, उसका सिंगिंग का, पूरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, पूरा डेटा वो जो है ये चिट्टी रोबोट में डाला जाता है। तो बेसिकली इसको सिखाया जाता है कि जब कोई डेटा आपको देता है उसको प्रोसेस करो, और तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे तुमको डिसीजन मेकिंग करना है, करेक्ट? और इस हिसाब से ये अच्छा, वो जो फिल्म में लास्ट में होता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एग्जाम्पल आपको यही है। अच्छा, वो दूसरी तरफ कौन खड़ी है? कोई तो मैडम है उधर, कौन खड़ी है वो? सोफिया है। ये तो बेटा अपने रजनीकांत इंडिया के हैं और ये मूवी के हैं। वो रियल वर्ल्ड की एंड्रो ह्यूमनॉइड रोबोट है, दुनिया की पहली ऐसी रोबोट है जिसको एक कंट्री की सिटीजनशिप मिली है। जी हाँ, ये ऐसी इतनी एडवांस रोबोट है, आप इससे कुछ भी सवाल करो ये आपको आसानी से जवाब दे देगी। तो ये वर्ल्ड की पहली एंड्रो ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो आपको चिट्टी मूवी में, मतलब रोबोट मूवी में जो चिट्टी का जो किरदार है वो तो काफ़ी एक्सट्रीम है, लेकिन उसका रियल लाइफ वर्जन वो सोफिया है। उसको एक कंट्री का सिटीजनशिप मिला है, हाँ रोबोट को मिला है उसका सिटीजनशिप। तो इमेजिन कर पा रहे हो कि उसकी इंटेलिजेंस लेवल कहाँ तक होगी। लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं है, हमसे ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर हम 100 की स्केल पर गिने तो पूरी दुनिया में अभी तक केवल 25% सक्सेस रेशियो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। तो अभी इस पर बहुत सारा काम होना बचा हुआ है। बट यू प्लीज टेल मी नाउ, डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? Yes, sir. Yes. दैट इज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि मशीन जो है वो डेटा को कैप्चर करता है, उसके पास ऑलरेडी कुछ इंफॉर्मेशन है, वो डेटा को प्रोसेस करेगा और उसके बेसिस पे फिर कुछ डिसीजन मेकिंग करेगा। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। उसको हम यूज करें तो नेचुरल इंटेलिजेंस, वो मशीन करे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिंपल एज दैट। अब हमको यहाँ पर जो आंसर देखने हैं बेटा वो भी ऐसे ही है। व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सिंपल आंसर है और छोटा आंसर है, और आगे है व्हाट आर द रिस्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलो कुछ एप्लीकेशन एरियाज को देखेंगे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन एरियाज। ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने। वो सबसे पहले उधर जो आपको दिख रहा है पिक्चर में वो है एक सेल्फ ड्रिवन कार, ऑटोनोमस ड्राइविंग कार। कार खुद ही ड्राइव करेगी। टेस्ला की कार्स आपने देखी होगी, वैसे गूगल की भी अपनी एक सेल्फ ड्रिवन कार है, ऑटो ड्रिवन कार।
ऑटोमोबाइल उसको हम लोग कहते हैं कि आप बस बैठ जाओ, आप कार को ड्राइव ना करो, कार खुद डिसीजन मेकिंग करेगा कि उसको कब स्पीड बढ़ानी है, कब स्पीड कम करनी है, कब उसको ब्रेक्स लगाने हैं, राइट में चलना है कि लेफ्ट में चलना है, टर्न कौन से पे मारना है, स्पीड लिमिट क्या है, जब सिग्नल आता है तो कार जो है वो ऑटोमेटिकली रुक जाती है। तो बेसिकली कार जो है वो इतनी इंटेलिजेंट हो चुकी है आजकल कि वो खुद ही डिसीजन मेकिंग करेगी कि अब कब क्या डिसीजन मेकिंग करना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसा है क्या सर कि हम बिंदास बैठ जाए कार में और कार हमको लेके चले जाएगी? हाँ, ऐसा हो सकता है। फॉरेन कंट्रीज में तो ऐसा हो रहा है, यूएस के केस में वहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट इंडिया में फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा, ऐसा आपको क्यों लगता है? ये इंडिया में क्यों नहीं चलेगा? कोई भी किधर भी गाड़ी चलाए। यही वो रीज़न है, कोई भी किधर भी गाड़ी चलाता है। मतलब इंडिया में आप और मेरे जैसे नेचुरल इंटेलिजेंस वाले लोगों के लिए गाड़ी चलाना डिफिकल्ट है, तो बेटा मशीन्स के लिए तो इंडिया में गाड़ी चलाना बहुत दूर की बात होगी। बट ठीक है, एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारे भी इंडियन रोड्स पे चलेंगी क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कार्स। रोबोटिक सर्जरी अनदर एप्लीकेशन एरिया। अगर आप इसमें देख पा रहे हो तो एक यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी है और उस बॉडी पर एक डॉक्टर नहीं, रोबोट सर्जरी कर रहा है। जी हाँ, रोबोट सर्जरी कर रहा है। रोबोटिक सर्जरी इंडिया के कुछ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, अपोलो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, एम्स में अवेलेबल है, छोटे पैमाने पर। बट अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हो तो वहां पर ये बड़े स्केल पर हो रहा है। सर रोबोटिक सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये बहुत एक्यूरेटली होता है, बहुत एक्यूरेटली विद जीरो डिफेक्ट। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये पूरा हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह का सब कुछ यही कर लेते हैं। छोटी छोटी सर्जरीज आजकल रोबोट्स की मदद से होने लगी है। डॉक्टर बस प्रोग्रामिंग कर देगा और इस तरीके के रोबोटिक आर्म्स होंगे जो यहाँ पर बैठकर ऑपरेशन करेंगे। मैंने एक लास्ट बैच में बच्चों से पूछा था कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि एक फिजिकल डॉक्टर आपका ऑपरेशन करे और एक रोबोट ऑपरेशन करे, तो आप क्या चूज करोगे? मेरा आपसे सवाल है, आप भी जवाब देना। रोबोटिक सर्जरी चूज करोगे या डॉक्टर की सर्जरी चूज करोगे आप? डॉक्टर की सर्जरी। क्यों क्यों? रिस्क नहीं लेने। सर रिस्क नहीं लेना है, मतलब जान पे बिल्कुल जो है वो रिस्क लेना ही नहीं है। बिकॉज अपने इंडिया में भरोसे का प्रॉब्लम, समझ रहे हो? अपने इंडिया में भरोसे का प्रॉब्लम है। हमको भरोसा ही नहीं करना है रोबोट्स पर। हमको लगेगा भैया इसने कहीं उल्टा सीधा कुछ कर दिया तो, बॉडी में कुछ जो अंदर डाला था वो बाहर निकाल दिया और कोई ऐसी सिल दिया तो क्या करेंगे? तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। रोबोटिक सर्जरीज आर गुड, इट इज नॉट गुड, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खराब है। बड़ी सर्जरीज अभी पॉसिबल नहीं है रोबोट से, छोटी सर्जरीज पॉसिबल है। अगला एग्जांपल है स्मार्ट डिजिटल असिस्टेंट। कुछ एग्जांपल मैंने लिखे वहां पर, देखिए अमेजॉन का एलेक्सा, ये आईफोन वालों का सिरी, वो जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं वो गूगल असिस्टेंट है, और वो सैमसंग का बिक्सबी है। वहां पर सैमसंग का भी अपना एक स्मार्ट डिजिटल असिस्टेंट है, बिक्सबी। तो बेसिकली डिजिटल असिस्टेंट क्या करते हैं? आप उनको बोलो कि हमें कोई तो जोक सुना दे, या हमें बोर हो रहा है कुछ तो एंटरटेन कर दे, वो डेफिनेटली एंटरटेन करेंगे। चलिए कुछ लाइव एग्जांपल आपके सामने बताएंगे, गूगल को आज यहाँ पर जागृत करेंगे। ये देखिए गूगल किया ना ट्राई, क्या 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 पूछ लिया आपने गूगल से, बताओ। क्या क्या अरे क्या पीजे दीदी है, कुछ भी पूछ सकते हैं आप गूगल से। अगर आपको बोर हो रहा है तो आप बोल दो गूगल को कि ओके गूगल टेल मी अ जोक, तो वो आपको इंटरनेट से बढ़िया से जोक ला करके देंगी। आप उसको कुछ भी सर्च करने के लिए बोले, वो सर्च करके भी आपको देगी। अमेजॉन एलेक्सा से तो आप अपने होम के डिवाइसेस को हैंडल कर सकते हो, गूगल से भी आप हैंडल कर सकते हो। आपने कई बार एडवर्टीजमेंट भी देखी होगी कि आप अमेजॉन एलेक्सा को बोलते हो कि टीवी का आवाज़ कम कर दे, बढ़ा दे, लाइट्स को ऑफ कर दो, कम कर दो। ये सब कुछ पॉसिबल है स्मार्ट डिवाइसेस से। तो अमेजॉन एलेक्सा है, वो जो सिरी मैंने लिखा है वो एप्पल का है, गूगल असिस्टेंट है, और सैमसंग वालों का बिक्स भी है। सबसे बेहतरीन अभी दुनिया में दो ही है, एक तो एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है और इनके रिजल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे। लड़कों ने क्या सवाल करे हैं अमेजॉन एलेक्सा से कि विल यू मैरी मी वगैरह ऐसा पूछ के देखा है आपने कभी? यस। तो क्या क्या आंसर मिला आपको? हाँ जी, क्या आंसर मिला आपको, यस और नो? वाह वाह, बहुत बहुत हेवी ड्राइवर निकले मतलब आप तो हैं। एग्जांपल ले लेते हैं सर। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। मतलब आप अब ऐसा हो गया मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं वाली बात हो गई। चलिए एप्लीकेशंस की बात करेंगे, और भी कुछ एप्लीकेशन एरियाज है जहाँ पर ये यूज़ होता है। चलिए सबसे पहला है ऑटोनोमस व्हीकल, हमने आपको एग्जांपल दे दिया।
मेडिकल डायग्नोसिस वगैरह, वो भी हमने आपको एग्जांपल रोबोटिक सर्जरी का दे दिया। क्रिएटिंग आर्ट, रोबोट पेंटिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं, नो डाउट। प्रूविंग मैथमेटिकल थियरम्स, यहाँ पर भी इनका यूज होता है। प्लेइंग गेम्स, गेम्स में यूज होता है क्या, बॉट्स आते हैं, बॉट्स। तो बेसिकली बॉट क्या है, वो गेम में बनाया हुआ एक चीज है, करेक्ट। बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली गेम भी है। सर्च इंजिन्स, गूगल भी क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला बंदा है क्या, क्या लग रहा है आपको? गूगल का जो सर्च इंजिन है, क्या वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है? यस और नो? Yes, sir. कैसे? उसको खुद को पता है तुम क्या सर्च कर रहे हो, उसने आपकी सर्च हिस्ट्री को स्टोर कर रखा है। अगर आपको याद है तो हमने जब वर्ल्ड वाइड वेब की बात करी थी, तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली भी बात आपसे करी थी कि उसको सब कुछ पता है, आप क्या सर्च कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको क्या सर्च करना है, ये सब कुछ आपको उसको पता है। और अगर आप देखो तो जब भी आप यूट्यूब पर जाते हो और जिस तरह के वीडियोस आप देखते हो, अगली बार जब आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको वैसे ही रिकमेंडेशन दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। यस और नो? ये एक्सपीरियंस किया है आपने कभी? उसी टाइप के अगर आप बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो या किसी स्पेसिफिक फिल्म स्टार को अगर आप जो है वो फॉलो करते हो, तो अगले टाइम जब आप यूट्यूब पर जाते हो तो उसी के रिकमेंडेशन या उसी तरह की फिल्म्स, उसी तरह के कोई मोटिवेशनल वीडियोस जो है वो आपको रिकमेंड करता है यूट्यूब। बिकॉज यूट्यूब को ऐसा लगता है कि यही वो चीज़ें जो तुमको चाहिए, तो तुमको वो बोलता है तो मेहनत मत करो, ये देखो मैंने आपके लिए सब कुछ सॉर्ट करके यहाँ पर ला दिया। तो गूगल का सर्च इंजिन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ स्मार्ट डिवाइस। और ये ऑनलाइन असिस्टेंट्स का देखो मैंने एग्जांपल लिया, आप आगे लिख सकते हो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट। उसके बाद क्या था, अमेजॉन एलेक्सा, तो एलेक्सा का एग्जांपल लिख सकते हैं, बिक्सबी लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। तो बस इतना आप याद रखिए, ये कुछ एप्लीकेशन एरियाज है आपके इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ऑटोनोमस व्हीकल्स, पोएट्री के लिए, गेम्स में यूज़ होता है, मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज़ होता है, सर्च इंजिन में भी यूज़ हो रहा है, एंड ऑनलाइन असिस्टेंट में इसका यूज़ होता है। अच्छा, रिस्क क्या है? चलिए आपसे पूछेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट तो बहुत है, एप्लीकेशन एरियाज भी देख लिए, अब इसमें रिस्क फैक्टर भी होता है। क्या रिस्क होती है? रोबोट मूवी को याद करो आप, समझ में आएगा आपको। क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा क्लियरली बताओ। तो गलत डेटा अगर हमने प्रोग्राम कर दिया तो मिस्टेक्स हो सकती है। करेक्ट। आर्टिफिशियल चांसेस आ गए जो उसको सिखाया नहीं है। अच्छा, वो भी चीज़ आ रही है जो उसको सिखाया नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये रोबोट इतने ज़्यादा एडवांस हो जाए कि वो अपना डिसीजन मेकिंग इतना खुद करने लगे कि हमारे इंपॉर्टेंस को भूल जाए। यही सेम चीज़ आपको रोबोट मूवी में दिखाई हुई है कि वो चिट्टी रोबोट जो है वो ऐश्वर्या पर लाइन मारने लगता है। बात समझ रहे हो? वो ऐश्वर्या पर लाइन मारता है, बट ये वो भूल जाता है कि भैया मेरे को बनाया तो वशीकरण है, बिकॉज उसमें गलत डेटा का फीडिंग हो जाता है। उसमें वो अगर आप देखो तो रेड चिप का जब उसमें जाती है तो वो रेड चिप की वजह से वो सब पागलपन करने लगता है। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी रिस्क जो ये है, इट हेवीली रिलाइज ऑन डेटा, इट गेट्स। सो इफ यू फीड इन द रॉन्ग डेटा, रॉन्ग आउटपुट में कम। और क्या? carries a security threat. Countries are discussing to have a kill button in all the AI capable machines. Sir, what is a kill button? मतलब पूरा शटडाउन। किल बटन का मतलब है पूरा शटडाउन। जैसे अगर आप देखो तो रोबोट के जो फर्स्ट वर्जन मूवी आया था उसमें लास्ट में दिखाया है कि उसके यहाँ पे चेस्ट के पार्ट से वो चिप जब बाहर निकालते हो तो वो नॉर्मल हो जाता है। सो बेसिकली ऐसा कोई तो मैकेनिज्म आपके रोबोट में होना चाहिए कि जिससे उसको स्टॉप किया जा सके, बिकॉज उसको स्टॉप नहीं कर सके तो फिर गए। और क्या जो है वो हो सकता है। अब देखिए, स्मार्ट डिवाइसेस इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि आप कंप्लीटली उन पे रिलाय हो जाते हो। हर चीज़ अमेजॉन अलेक्सा से पूछ रहे हो, अलेक्सा ये बता दो, वो बता दो, ओके गूगल ये कर दे, ये देखो जैसे ओके गूगल बोला इधर एक्टिवेट हो गया, ये कर दो, वो कर दो। तो हो सकता है आगे चल के ये दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ऑनलाइन असिस्टेंट्स पर डिपेंडेंट हो जाए और इससे हमारी अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी डिग्रेड हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि सोचने की जरूरत ही क्या है, वो गूगल तो बता ही देगा सब कुछ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सोचने की जरूरत ही क्या है कि गूगल तो बता ही देगा सब कुछ, और ये आज हो चुका है। इमेजिन कीजिए कि गूगल ना हो तो क्या होगा फिर। अगर गूगल नहीं है, ऐसा कोई सर्च इंजिन नहीं है ही नहीं, तो फिर आपको इंफॉर्मेशन कौन ला के देगा? है ना डिफिकल्ट वाली बात। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी होगा कि अगर ये स्मार्ट डिवाइसेस हम इन पे इतना डिपेंडेंट हो जाएंगे कि हम अपनी इंटेलिजेंस यूज नहीं करेंगे, ये जैसे बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे।
तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। ये देखिए, यही बात को इधर लिखा हुआ है, AI in the long term may kill human skills of thinking and thinking the unthinkable। मतलब हम इनोवेशन करेंगे ही नहीं। अभी दुनिया जो यहाँ तक इतनी आगे बढ़ी है, ये सोचने पर ही तो बढ़ी है। वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब हमको जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है तब हम उसकी खोज कर उसका इन्वेंशन करते हैं। जब ये मशीन्स खुद ही इन्वेंशन करने लगेंगी तो हमारी जो कैपेबिलिटी वो तो डिग्रेड हो जाएगी। तो ये ह्यूमन रेस को एक थ्रेट हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे हाँ या ना? यस सर। कंट्रोल कैसे लगाएंगे? कंट्रोल कैसे लगाएंगे जरा देखिए, बड़ी ही सिंपल सा वर्डिंग दिया हुआ है। द सेट ऑफ कंट्रोल्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स because of the future of processing information and must be dealt with based on the nature of AI tools and the purpose etc। आपके सिलेबस में भी ओवरऑल नहीं बताया हुआ है कि कैसे AI पर कंट्रोल लगाएंगे, बिकॉज AI पर पूरा कंट्रोल लगाने की टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं हुई है, बिकॉज AI अभी तक आउट ऑफ कंट्रोल हुआ नहीं है। देखिए, हम ह्यूमंस की एक आदत होती है, जब हमको जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है तब हम उसका इन्वेंशन करते हैं। अभी AI आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ है। आप बोलोगे सर रोबोट में तो दिखाए, बेटे वो मूवी है, वो रियलिटी थोड़ी है। अभी तक कोई रोबोट ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ है। जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन उसको कंट्रोल करने के तरीके भी हम लोग निकाल लेंगे। करेक्ट? तो आपको एग्जाम के लिए बेटा ये 2 आंसर याद रखना है। व्हाट इज AI, उसका एक्सप्लेन आपको देना एक्सप्लेनेशन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब डेटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना और उसके बेसिस पर फिर डिसीजन लेना, दैट इज AI। उसमें 2 आंसर, एप्लीकेशन एरियाज कौन से और AI की रिस्क कौन सी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।